नमस्कार साथियों, आज हम उपस्थित हैं बीए सोशियोलॉजी के बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट को लेकर। और यह पाठ है सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण। इस पाठ के अंतर्गत हम सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण के अर्थ, उद्देश्य, सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरण और व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जब हम सामाजिक अनुसंधान की बात करें तो इसके अर्थ के विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न उसके अर्थ दिए हैं। सामाजिक अनुसंधान समाज के बारे में नए नए ज्ञान व सिद्धांतों का प्रतिपादन, उसकी व्यवस्था एवं परिवर्तनों के बारे में बात करता है। सामाजिक अनुसंधान समाज की समस्याओं का हल खोजने, उसकी दशा व दिशा के बारे में सही ज्ञान प्राप्त करने तथा विज्ञान एवं तकनीकी विकास के प्रभाव को जानने के लिए सुव्यवस्थित एवं विधिवत ढंग से प्रयास करता है। पार्थनाथ मुखर्जी ने स्पष्ट किया है कि अनुसंधान शब्द में जो अर्थ अंतर्निहित है वह संधान शब्द के साथ उपसर्ग अनु जोड़ देने से बना है। इसका आशय अन्वेषण या खोज से संबंधित है, जिसमें नए नए निष्कर्ष या नियम या सिद्धांत निरूपित किए जाते हैं। इन नए निष्कर्षों को अनुसंधान से वैधता मिलती है, और यह वैधता इस कारण मिलती है क्योंकि वैज्ञानिक विधि एवं तर्कसंगत विश्लेषण एवं विवेचन से तथ्यों को एक दूसरे से सही जोड़कर और उनमें अंतर संबंध स्थापित कर उनके बीच कार्य कारण संबंध को बताया जाता है। समाज के किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन को सामाजिक अनुसंधान कहा जा सकता है यदि उसमें किसी भी सामाजिक समस्या या समस्या के दायरे को लेते हुए उनके बारे में ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जाए जो समाज के लोगों के लिए न केवल नवीन हो बल्कि उपयोगी हो। अर्थात उपलब्ध सामाजिक तथ्यों एवं सामाजिक चरों के बारे में नवीन ज्ञान की स्थापना तथा उपलब्ध ज्ञान का परिष्करण या परिवर्तन करना सामाजिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। सामाजिक अनुसंधान सामान्यतः वैज्ञानिक विधि पर आधारित माना जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से समाज की विविध घटनाओं, प्रघटनाओं या तथ्यों को विधिवत ढंग से एकत्रित करके उनका तर्कसंगत एवं व्यवस्थित विश्लेषण करके ऐसे निष्कर्ष दिए जाते हैं जिन्हें कोई चाहे तो जांच करके सही या गलत सिद्ध करने का और प्रयास कर सकते हैं। अतः सामाजिक अनुसंधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी घोषित विधि ऐसी होती है जिसका प्रयोग कोई भी अनुसंधान करता कर सकता है तथा ज्ञान की धाराओं, सिद्धांतों, नियमों, उपनियमों की वैधता, विश्वसनीयता को सिद्ध कर सकता है। अब हम बात करें यदि सामाजिक सर्वेक्षण की, तो सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान का ही एक पार्ट है। सामाजिक सर्वेक्षण क्षेत्रीय अध्ययन की एक विधा कह सकते हैं। इसमें लोगों से विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे पूछताछ करके प्रश्नावली, अनुसूची या सारणी सूची आदि भरकर सूचना एकत्रित की जा सकती है। वह सूचना एकत्रित करने का कोई प्रयोजन या उद्देश्य निर्धारित करके किया जाता है और किस किस प्रकार की जानकारी लोगों से प्राप्त करनी है। जानकारी प्राप्त करने के बाद उसका विश्लेषण सारणियों के माध्यम से किया जाता है, तभी सर्वेक्षण पूर्ण होता है। समाजशास्त्र कोश के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ किसी विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा प्रशासकीय क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के सामाजिक जीवन से संबंधित तथ्यों के व्यवस्थित संकलन की विधि को सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। इसमें देखिए मुख्य रूप से जो प्रमुख संकल्पनाएं हैं कि किसी विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा प्रशासकीय क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के सामाजिक जीवन से संबंधित तथ्यों के व्यवस्थित संकलन की विधि को सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण तथ्य संकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें साक्षात्कार अथवा प्रश्नावली के माध्यम से सूचनादाताओं के एक लघु या वृहद वर्ग से विधिवत एवं क्रमबद्ध रूप से प्रश्नोत्तर द्वारा तथ्यात्मक अथवा विचारात्मक सूचना एकत्रित की जाती है। C.A. मोजर ने सामाजिक सर्वेक्षण को उद्देश्य एवं विषय वस्तु के आधार पर परिभाषित किया। उद्देश्य की दृष्टि से सामाजिक सर्वेक्षण ऐसा अध्ययन है जो सार्वजनिक जीवन के कुछ पहलुओं पर प्रशासनिक आंकड़ों की आवश्यकता के अनुसार अथवा कार्य कारण संबंधों की जांच करने हेतु संपन्न किया जाता है। इसमें विभिन्न स्तरों के परिवारों की आमदनी, खर्च, शिक्षा स्तर, मकानों की प्रकृति, भूस्वामित्व आदि के आंकड़े एकत्रित करते हैं। इन आंकड़ों का वर्णन करना उपयोगी माना जाता है। अब यदि हम बात करें सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों की, तो सामाजिक अनुसंधान के जो प्रमुख उद्देश्य है उनके अंतर्गत मौलिक रूप से एक लक्ष्य अभिमुखी प्रक्रिया कह सकते हैं सामाजिक अनुसंधान को। और सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य है नवीन ज्ञान का निरूपण अथवा उपलब्ध सिद्धांतों की जांच। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में भी बताया कि जो नवीन ज्ञान का निरूपण है, मतलब किसी नए तथ्य के बारे में जानकारी ज्ञात करना अथवा उपलब्ध तथ्य को, उसकी सच्चाई को जांचना। यह किसी भी सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है कि वह ज्ञान की नई नई चिंतन धाराओं का निर्माण करे, लोगों की पुरानी मान्यताओं
मान्यता, अंधविश्वास एवं गलत विचारों को अनुसंधान द्वारा प्राप्त तथ्यों के द्वारा कार्यकारण सिद्धांतों से खंडित या सिद्ध करके वास्तविक ज्ञान की स्थापना की जा सकती है। समाज की सदियों पुरानी परंपराएं, विचार, मूल्य, संस्थाएं भी नए नए ज्ञान से बदलती रहती है। समाज को एक विकास क्रम में देखा जाता है। हर घटना को कारण या परिणाम के संदर्भ में समझने का प्रयास अनुसंधान करने के बाद ही संभव है। सामाजिक अनुसंधान का जो दूसरा प्रमुख उद्देश्य है, अनुसंधान के द्वारा कई गंभीर सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। प्रायोगिक या निदानात्मक अनुसंधानों से समाज की समस्याओं के निराकरण में मदद मिलती है। विज्ञान एवं तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण एवं नगरीकरण से जनित प्रदूषण, विस्थापन, पिछड़ापन, अपराध आदि गंभीर समस्याओं को तभी हल किया जा सकता है जब हमें इनके सही कारणों का पता लगे। तीसरा जो इसका उद्देश्य है, नीति निर्धारण में इसकी प्रमुख भूमिका। यदि अनुसंधान द्वारा हमारे पास समाज की विविध परिस्थितियों की सही जानकारी हो तो समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए उचित निर्णय लिए जा सकते हैं। प्राय नीति निर्धारक लोग समाज के नेता एवं प्रशासक होते हैं, जिनके पास यदि अनुसंधान पर आधारित सही जानकारी हो तो विकास एवं व्यवस्था संबंधित श्रेष्ठ नीतियाँ बनाकर उन्हें लागू किया जा सकता है। समाज सुधार एवं संतुलन में सहायक है सामाजिक अनुसंधान। अनुसंधान पर आधारित जानकारी से समाज के प्रबुद्ध वर्ग एवं समाज सुधारकों को भी समाज में आवश्यक सुधार या बदलाव लाने की प्रेरणा मिलती है। सामाजिक आंदोलन को चलाने वाले लोग अपने स्तर या सामाजिक स्तर पर संपन्न किए गए अनुसंधानों से प्राप्त जानकारी को आधार बनाकर कई बार समाज को नई दिशा तथा समाज को कुप्रथाओं से छुटकारा दिलाने का कार्य करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में जो दलितोद्धार आंदोलन चलाया, उसके लिए उनकी प्रेरणाएं गहन अनुसंधान पर आधारित ज्ञान से ही मिली थी, जो उन्होंने स्वयं शूद्रवर्णीय कही जाने वाली जातियों की उत्पत्ति के बारे में किया था। समाज को नई दिशा में ले जाने में सहायक होता है सामाजिक अनुसंधान। समाज के सामाजिक मूल्य और मूल्यांकन की जाँच अनुसंधान के द्वारा ही संभव है। अनुसंधान द्वारा ही ये जानकारी मिलती है कि हम समाज की प्रगति की राह में किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, गरीबी दूर करने के लिए क्या क्या सार्थक कदम उठाए जा सकते हैं, विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों से कैसे समाज को छुटकारा दिलाया जा सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर गहन सामाजिक अनुसंधान करके खोजने होंगे। केवल राजनीतिक बयानबाजी से काम नहीं चलता। चुनाव के समय किए गए वादों से किसी भी समाज को नई दिशा नहीं मिलती, उसके विधिवत अनुसंधान होने चाहिए। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरण। विधिवत सामाजिक अनुसंधान को संपन्न करने हेतु निम्नलिखित चरणों से हर अनुसंधानकर्ता को गुजरना होता है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है विषय का चयन, अनुसंधान की समस्या का निर्धारण। यह बहुत प्रमुख स्टेप है। यह सामाजिक अनुसंधान का प्रारंभिक चरण है। समाज का सदस्य होने के नाते अनुसंधानकर्ता को अपनी संवेदनशीलता, अनुभव, चाहत एवं विषय विशेषज्ञता के आधार पर अनुसंधान के विषय का चयन करना चाहिए। समसामयिक मुद्दों को लेकर अथवा ऐसे विषय को लेकर गहन अध्ययन अनुसंधान प्रारंभ किया जा सकता है जो वाद विवाद का केंद्र हो गए हो, अथवा ऐसे विषय भी चुने जा सकते हैं जिस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया हो। दूसरा है उपकल्पनाओं का निर्माण। उपकल्पनाओं का निर्माण अनुसंधान का दूसरा चरण है। जब विषय के मूल प्रश्नों का निश्चय हो जाए तो प्रारंभिक जानकारी के आधार पर कुछ मान्यताएं ऐसी निर्मित करनी चाहिए जिनके सत्यापन के लिए हमें अनुसंधान को आगे बढ़ाएं। ये मान्यताएं ही उपकल्पनाएं हैं जिन्हें प्रचलित साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, प्राकृतिक परंपराएं आदि से चयन करके इस प्रकार बनाया जाता है कि उनकी सत्यता या असत्यता की परख के लिए अनुसंधान की योजना बने। उदाहरण के लिए, यदि वर्तमान आरक्षण नीति का पिछड़े वर्गों के विकास एवं कल्याण को लेकर पड़ने वाले प्रभाव पर एक विचार भी बनाया जा सकता है। जैसे आरक्षण नीति ने भारत में जातिवाद की भावनाओं को बढ़ावा दिया है तथा अंतर्जातीय संबंधों ने तनाव एवं द्वेष या सामाजिक संघर्ष को बढ़ाया है। उपयुक्त विचार गत कुछ दशकों से भारतीय ग्रामीण और शहरी परिवेश में किस रूप में विद्यमान है या नहीं है, इस पर जानकारी लोगों से प्राप्त की जा सकती है। आरक्षण का पिछड़े वर्गों में शिक्षा, नौकरी आदि मिलने, उनके जीवन स्तर में सुधार को लेकर सकारात्मक विचार की उपकल्पना भी बनाई जा सकती है। अनुसंधान के विषय से संबंधित 1 नहीं 8-10 वाक्य ऐसे विचारों को लेकर बनाए जा सकते हैं जिनका परीक्षण करने हेतु ही अनुसंधान की योजना बनाई जाती है। तीसरा जो चरण है, अनुसंधान की निर्देशन योजना का प्रारूप करना। किसी भी क्षेत्रीय अनुसंधान में यह निर्णय करना होता है कि अध्ययन किसी क्षेत्र के संपूर्ण लोगों का करना है अथवा उनमें से कुछ प्रतिनिधि लोगों का। कुछ मानवशास्त्रियों ने क्षेत्र के सभी लोगों का अवलोकन, साक्षात्कार आदि लेकर भी अध्ययन किया है, किंतु अधिकांश समाजशास्त्री या अन्य सामाजिक अनुसंधानकर्ता निर्देशन सर्वेक्षण को आधार पर ही संपन्न करते हैं। निर्देशन तय करने के लिए संपूर्ण निर्देशन फ्रेम ज्ञात करना होता है, जिसमें से अध्ययन की इकाइयाँ जितनी तय की जाती है उनको निकालना होता है। निर्देशन के द्वारा चयनित इकाइयों के लोगों को साक्षात्कार, प्रश्नावली और अनुसूची के माध्यम से संपर्क करके सूचना प्राप्त की जा सकती है। फिर है तथ्य संकलन, प्राथमिक और द्वितीय। अनुसंधानकर्ता को प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली की प्रविधियाँ प्रयुक्त करनी होती है। इनमें प्राय गुणात्मक तथ्य प्राप्त होते हैं जिनसे कुछ का प्रमापन संख्यात्मक रूप से किया जाता है। कई संख्यात्मक सारणियाँ दफ्तरों से भी प्राप्त होती है जिन्हें अलग प्रयोजन से तैयार किया जाता है, किंतु अनुसंधानकर्ता के लिए उनका भी महत्व है। इनके अलावा व्यक्तिगत अध्ययन, अंतर्वस्तु विश्लेषण, प्रमापन विधि आदि का भी प्रयोग सामग्री संकलन हेतु किया जाता है। वर्गीकरण एवं सारणीयन, यह तथ्य विश्लेषण का ऐसा चरण है जिसमें अनुसंधानकर्ता के पास ढेर सारी संकलित सामग्री जो अव्यवस्थित और बेतरतीब अवस्था में संग्रहित हो जाती है
उसे व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं अर्थपूर्ण ढंग से जमाया जाता है। समान गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर संकलित तथ्यों की श्रेणियां बनाई जाती है तथा संपूर्ण आवृत्तियों को विभिन्न प्रकार की सारणियों, चित्रों आदि में प्रदर्शित किया जाता है। फिर है तथ्य विश्लेषण। केवल वर्गीकरण या सारणीयन तक ही अनुसंधान परिपूर्ण नहीं होता। अनुसंधान का अगला चरण तथ्य विश्लेषण का है, जिसमें कार्य कारण संबंधों के आधार पर विस्तृत व्याख्या की जाती है। यह चरण अनुसंधान के विषय की सार्थकता, उपयोगिता और प्रासंगिकता स्थापित करता है। प्राप्त तथ्यों से ऐसे निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं जिनसे ज्ञान की कई कमियां दूर हो जाती है, लोगों को सोचने की नई नई दिशाएं मिलती है। नेक्स्ट है रपट लेखन या निष्कर्ष। किसी भी अनुसंधान का अंतिम चरण है जो इससे पूर्व चरण का ही परिष्कृत स्वरूप है। इसमें अनुसंधान के सभी चरणों को एक साथ पुनः प्रस्तुत किया जाता है तथा संदर्भ, ग्रंथ सूची, सामग्री संकलन के उपकरण आदि की भी जानकारी दी जाती है। इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होती है जबकि इसे प्रकाशित करा दिया जाए, ताकि पाठकों के समक्ष आने से नई नई प्रेरणा और अनुसंधान करने वालों को मिलती है। इसमें उन कठिनाइयों और कमियों को उजागर किया जाता है जिसमें अनुसंधानकर्ता ने स्वयं अनुसंधान संपन्न करने के बाद तथ्य विश्लेषण एवं रपट लेखन के समय महसूस किया है। अब यदि अगले टॉपिक की हम बात करें, वो है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, जिसको केस स्टडी कहते हैं हम। केस स्टडी सामाजिक अनुसंधान की बहुत महत्वपूर्ण विधा है और केस स्टडी के अंतर्गत इस केस स्टडी को जो सबसे पहली बार प्रयोग किया था वो था फ्रेडरिक लेप्ले। यह प्रश्न कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ चुका है और विद्वानों का ऐसा मत है कि व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रयोग अनुसंधान में प्रथम बार फ्रेडरिक लेप्ले ने पारिवारिक बजट विश्लेषण के संदर्भ में किया था। उनके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने भी मानव जातीय अध्ययनों के अंतर्गत इस विधि का प्रयोग किया। लेप्ले एवं स्पेंसर ने तो 19वीं शताब्दी में इस विधि का प्रयोग किया था, किंतु वर्तमान 20वीं शताब्दी में इस विधि को अधिक प्रयुक्त किया जाने लगा है। पीवी यंग ने व्यक्तिगत अध्ययनों की ऐतिहासिक जानकारी देते हुए लिखा है कि स्पेंसर ने तो अपने निष्कर्षों की पुष्टि करने वाले व्यक्तिगत अध्ययनों को ही विशेष रूप से उल्लेखित किया था। यदि इसकी हम परिभाषा की बात करें, समाजशास्त्रीय कोर्स के अनुसार गुणात्मक विश्लेषण के ऐसे रूप को व्यक्तिगत अध्ययन विधि कहा जाता है जिसमें किसी एक व्यक्ति, घटना अथवा संस्था का सर्वांगीण अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन विधि का एक ऐसा उपागम है जो अध्ययन की किसी एक इकाई को उसकी समग्रता से देखने पर बल देता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में यह आवश्यक नहीं है कि केवल किसी एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाए। इसमें तो अध्ययन की इकाई कोई व्यक्ति, समूह, संस्था, घटना, प्रघटना, परिस्थिति, प्रक्रिया, समुदाय, संगठन आदि कोई भी हो सकता है। पहले अध्ययन की इकाई का निर्धारण किया जाता है कि वास्तव में क्या क्या जानने की आवश्यकता एवं योजना है। इसके पश्चात ही उसकी गहनता के साथ खोज व छानबीन की जाती है। विविध प्रकार के सबूत या साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं। उस इकाई के हर पहलू को सूक्ष्मता के साथ अवलोकित किया जाता है। उसके उद्भव के सभी चरण खोजने का प्रयास किया जाता है। उसके लिए जिम्मेदार सभी कारकों की पहचान की जाती है। उदाहरणार्थ, किसी गांव का यदि व्यक्तिगत अध्ययन करना है तो सर्वेक्षण करके लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति जानना पर्याप्त नहीं होगा। उस गांव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाकर यह मालूम करना होगा कि सबसे पहले उस गांव को किसने बसाया, किन किन कारणों से गांव की बसावट आरंभ हुई, समयांतराल के साथ क्या क्या परिवर्तन हुए, लोगों की जीवन पद्धति, धंधा, व्यवस्था, धर्म, शिक्षा आदि में क्या परिवर्तन हुए। इन सब की जानकारी व्यवस्थित रूप से हासिल करके उसका विश्लेषण करने को ही व्यक्तिगत अध्ययन कहते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया में व्यक्तिगत डायरी, संस्मरण, आलेख, शिलालेख, पुराने खाते बही, प्रतीक व अन्य प्रमाणों में को भी जुटाया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन का एक मानक स्वरूप 1952 में एडवर्ड एच स्पाइसर ने तैयार किया, जिसमें 15 व्यक्तिगत अध्ययनों को एक पुस्तक में संपादित करके समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र के समक्ष प्रस्तुतिकरण को साकार रूप दिया। अब यदि हम व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषताओं की बात करें तो अन्य अध्ययन पद्धतियों की तुलना में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति अपनी अलग पहचान रखता है तथा इसमें कई पद्धतियों और उपकरणों का संश्लेषण करते हुए इसे एक विशेष प्रकार की पद्धति का स्वरूप दिया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। सबसे पहली है वास्तविक तथ्यों पर आधारित। यह विधि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों का प्रयोग करती है। ऐतिहासिक गहनता पर आधारित। यह तथ्यात्मक कहानी किसी घटना और प्रघटना की है। प्रासंगिक एवं संबद्ध सभी तथ्यों को एक दूसरे प्रभाव की जाँच। अधिकांश रूप से गुणात्मक कारकों, चरों या तथ्यों की व्याख्या एवं जांच। किसी भी इकाई का संपूर्ण जीवन वृत्त एवं घटनाक्रम। विविध प्रासंगिक अवधारणाओं के संदर्भ में वास्तविकता का प्रस्तुतिकरण। इकाई की समस्याएं, उनके समाधान के भी प्रयास। इकाई की तथ्यात्मक कहानी एवं घटनाक्रम की विवेचना एवं विश्लेषण से समान परिस्थिति को देखते हुए सामान्य कथन एवं निष्कर्ष प्रस्तुत करना। अब यदि हम बात करें व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की जो प्रविधियाँ हैं, यहाँ हम व्यक्तिगत अध्ययन के उन उपकरणों या प्रविधियों की चर्चा करेंगे जिनकी सहायता से वास्तविक तथ्यों, आंकड़ों आदि का संग्रह किया जाता है। यद्यपि व्यक्तिगत अध्ययन विधि अपने आप में एक विधि है, किंतु इसके संपूर्ण प्रयोग की कई प्रविधियाँ उपकरण हैं जिन्हें प्रयुक्त करके इसे अधिक सार्थक बनाया जाता है। इनकी प्रमुख प्रविधियाँ निम्न हैं: अवलोकन, साक्षात्कार, व्यक्तिगत डायरियाँ, दैनंदिनी डायरियाँ, ताम्रपत्र, पट्टे, परवाने, बहियाँ, लिखित अलिखित रिकॉर्ड तथा अन्य घटनाक्रमों की जानकारी। अब व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के लाभ। विशिष्ट इकाइयों की वास्तविक एवं तथ्यात्मक कहानी प्रस्तुत करना।
इकाइयों की व्यक्तिगत पहचान बनी रहना तथा वर्णन एवं विश्लेषण का पर्याप्त आधार प्राप्त करना, अनुभव गम्य एवं वस्तु स्थिति का वर्णन होने से कल्पना तथा वैचारिकी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रहती। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग एकल या व्यक्तिगत स्तर पर अवलोकन करने में संभव होता है। अध्ययन रुचिकर, प्रासंगिक और सार्थक बनाया जा सकता है। समाजशास्त्री संदर्भ एवं परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण संभव है। गहन अध्ययन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप उपकल्पना की जांच के पर्याप्त तथ्य उपलब्ध होते हैं। कार्य कारण संबंध भी विशिष्ट घटनाओं के संदर्भ में निरूपित किए जा सकते हैं। गुणात्मक कारकों की अंतर्निर्भरता की व्याख्या संभव है। अपराधी, तवायफ, डकैत, हत्यारा तथा अन्य प्रकार के विशिष्ट लोगों की वास्तविक समाजशास्त्री व्याख्या केवल व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति से ही संभव है। इनका संपूर्ण इतिहास जानने के उपरांत उनके जीवन वृत्तांत के प्रमुख कारण और घटनाक्रमों की जानकारी मिल जाती है। आंकड़े एवं आवृत्तियाँ सारणियों पर निर्भरता नहीं करते। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। आज के टॉपिक में बस इतना ही। धन्यवाद।